नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग सी का फर्स्ट प्रोग्राम लिखना सीखेंगे। इतने वीडियोस में मैंने फर्स्ट प्रोग्राम लिखने के लिए जितनी भी ज़रूरत कॉन्सेप्ट की होती है, मैंने इसके लिए आपका वीडियोस बनाया है। मैं अपने सारे व्यूवर्स से निवेदन करूंगा कि सारे वीडियोस को फॉलो अप करें। इस वीडियो में मैं आपको सी का फर्स्ट प्रोग्राम लिखना बताऊंगा और कौन कौन से थ्योरीज की आवश्यकता होती है। आज आपको प्रोग्राम लिखने के दौरान उन सभी थ्योरीज का रिकॉलिंग भी मैं कराऊंगा और आपको पता चलेगा कि थ्योरीज का कहाँ इंपॉर्टेंस होता है। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। सी के अंदर प्रोग्राम कैसे लिखा जाए, कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, उस बात को समझते हैं। तो सपोज आपके पास पहला क्वेश्चन आया, राइट अ प्रोग्राम, शॉर्ट में मैंने लिखा है WAP, मतलब राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले अ मैसेज। ओके, आपको सबसे पहले एक मैसेज डिस्प्ले करने का प्रोग्राम बनाना है। तो हम कहां से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें? तो ऑब्वियसली सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर ओपन करना है और ऑब्वियसली उसके पहले दोस्तों आपको अपना कंप्यूटर ऑन करना है। तो कंप्यूटर ऑन होने के बाद, सॉफ्टवेयर ऑन होने के बाद आपका एडिटर ओपन हो गया। मैं बात कर रहा हूं टर्बो C3 का। टर्बो C का कोई वर्जन हो, आप कोई भी वर्जन यूज कर सकते हैं। मैं टर्बो C बेस्ड कोड लिखूंगा, 2 और 3 बेस्ड, यानी बेसिकली आप टर्बो C3 को समझ सकते हैं। तो आपने टर्बो C3 ओपन कर लिया, आपके पास एडिटर ओपन हो गया, मतलब एडिटर अभी आपको ब्लैंक दिख रहा है। सपोज मैंने इसको एडिटर एज्यूम कर लिया, तो एडिटर तो बिल्कुल ब्लैंक है। अब प्रोग्राम हमें लिखना है, तो प्रोग्राम लिखने के लिए आप रिकॉल करेंगे प्रोग्राम स्ट्रक्चर ऑफ सी को, जिसका मैंने वीडियो अलग से बनाया हुआ है। क्योंकि प्रोग्राम लिखने के लिए हमें प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है। तो अब एक एक करके आप रिकॉल करें। सबसे पहले प्रोग्राम स्ट्रक्चर में मैंने बताया था कि डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होता है, जो कि ऑप्शनल है, जिसमें प्रोग्राम कोड के अलावा एक्स्ट्रा स्टेटमेंट्स राइट होता है, जिससे कंपाइलर को कोई मतलब नहीं होता, जिसे हम लोग प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से कमेंट्स कहते हैं। ये मैंने आपको रिकॉल कर दिया, इसका वीडियो अलग से बना हुआ है, आप उसे वॉच करें। तो सपोज मैं इस प्रोग्राम में, मेरा ये फर्स्ट प्रोग्राम है, इसमें मैं डॉक्यूमेंटेशन यानी कमेंट्स लिखना चाहता हूं। कमेंट्स लिखने के लिए भी सिंबल्स का चर्चा पहले किया हुआ है। सिंगल लाइन कमेंट के लिए क्या होता है, मल्टीपल लाइंस कमेंट के लिए क्या होता है। तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम, मैंने एक लाइन सिंगल लाइन कमेंट लिखा, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, कमेंट्स में आप क्या लिखते हैं और कैसे लिखते हैं, कंपाइलर को इस बात से कोई मतलब नहीं होता। कंपाइलर रन टाइम में इसका कोई इफेक्ट शो नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ हमें सोर्स फाइल के अंदर दिखाई देगा। इसके बाद आपको याद होगा, डॉक्यूमेंटेशन के बाद आता है लिंक सेक्शन, और लिंक सेक्शन एसेंशियल होता है, जिसके अंदर हम लोग हेडर फाइल्स ऐड करते हैं। और हेडर फाइल्स का कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। तो हेडर फाइल्स ऐड करने के लिए हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट के अंदर हेडर फाइल का नाम ऐड किया जाता है, ऐसा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट में stdio.h मैंने हेडर फाइल ऐड कर दिया। एक और हेडर फाइल हम ऐड करेंगे जिसका नाम है conio.h। दोस्तों ये दोनों हेडर फाइल मेरा स्टैंडर्ड हेडर फाइल के रूप में सी के अंदर आता है। ये स्टैंडर्ड हेडर फाइल्स हैं जिसको सी के अंदर हम लोग को यूज करना होता है। स्टैंडर्ड बोलने का मतलब हर प्रोग्राम के अंदर ये दो हेडर फाइल मोस्ट कॉमनली यूज्ड होते हैं। बहुत सारे हेडर फाइल्स हैं और सबका यूज हर प्रोग्राम में होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं, सभी अपने अपने जरूरत के हिसाब से यूज होंगे। आगे प्रोग्राम में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको बहुत सारा हेडर फाइल्स यूज करना होगा, हम लोग देखेंगे उन बातों को। लेकिन
उन सब के कंपैरिजन में ये 2 हेडर फाइल हर प्रोग्राम के अंदर होता है, इसीलिए इसे हम लोग सी का स्टैंडर्ड हेडर फाइल्स कहेंगे। हेडर फाइल यानी लिंक सेक्शन के बाद डेफिनेशन सेक्शन का हम लोग प्रोग्राम स्ट्रक्चर के अंदर पढ़े थे। डेफिनेशन सेक्शन ऑप्शनल होता है, मैक्रो क्रिएशन के लिए होता है, जिसका जरूरत अभी इस प्रोग्राम के अंदर हमें नहीं है, हम इग्नोर कर देंगे। उसके बाद ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन आपको याद होगा, ग्लोबल डिक्लेरेशन का भी अभी इस प्रोग्राम के अंदर हमें कोई यूज नजर नहीं आ रहा, इसलिए उसे भी इग्नोर कर देंगे, वो भी ऑप्शनल है। उसके बाद आता है मेन प्रोग्राम सेक्शन, जिसे यूज करना ही है, क्योंकि हर सी प्रोग्राम में एक और सिर्फ एक मेन फंक्शन बनाना ही होता है। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन पॉइंट ही मेन है, जहां से प्रोग्राम मेरा रन करना शुरू करता है। तो अब आप मेन बनाएंगे, इसके बाद तो मेन लिखा हमने, इसके आगे पैरेंथेसिस साइन फॉलो अप करते हैं हम लोग, क्योंकि ये अपने आप में एक फंक्शन है। मेन के पहले आप वॉइड कीवर्ड अभी यूज करते हुए चलेंगे। हम लोग चूंकि टर्बो C3 बेस्ड कोड लिख रहे हैं, मेन के पहले वॉइड, यानी इस वॉइड का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों यूज करते हैं, इसका डिटेल बात तो फंक्शन चैप्टर में हम लोग करेंगे, लेकिन क्योंकि अभी टर्बो C3 बेस्ड कोड लिख रहे हैं, वहां हमें इस चीज का जरूरत पड़ता है। इसका डिटेल बात समय आने पे करेंगे। वॉइड मेन, इसके बाद कर्ली ब्रेस ऑन, यानी इसका बॉडी ओपन हो गया हमारा। अब हमें जो कोडिंग करना है, जिस पर्पस के लिए हम लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसका जो भी कोडिंग्स लिखने हैं आपको, आप कहीं अपने मर्जी से कहीं लिख देंगे ऐसा नहीं होगा। जो भी इस बॉडी का क्रिएशन होगा, इस बॉडी के अंदर ही, सपोज हमने यहाँ बॉडी बंद किया, तो ये ब्लॉक्स ही है जहां हमें कोड लिखना है। हम इसके बाहर कुछ लिख दें, उसका कोई मीनिंग नहीं होगा, वो कंपाइलर एरर होगा। यानी प्रोग्राम अपने आप में एक फॉर्मेट का चीज है, एक रूल्स का चीज है, जैसा हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं। प्रोग्राम को एक सेट ऑफ रूल्स के तहत लिखना होता है, तो आप यहाँ इस बॉडी के अंदर प्रोग्राम का कोडिंग करेंगे। ओके, अब हमारा ये क्वेश्चन है, एक मैसेज डिस्प्ले करना है। ओके, तो मैसेज डिस्प्ले करने के लिए अभी पिछले वीडियोस में हमने इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस बताया था। तो डिस्प्ले करना मतलब आउटपुट करना, और आउटपुट के लिए सी प्रोग्राम के अंदर प्रिंटफ नाम का एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो यूज होता है। हम लोग यहाँ प्रिंटफ का यूज करेंगे, जिसमें हमें मैसेज मीन्स आप जो कुछ भी प्रिंट करना चाहें, जैसे भी प्रिंट करना चाहें, आप यहाँ इसके अंदर लिख सकते हैं डबल कोट्स के अंदर। तो आप मान लिया, सपोज हमने लिख दिया वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय चैनल। हमने और लिखना चाहा, /n भी यूज किया, क्योंकि आउटपुट ऑपरेशंस में मैंने बताया था /n/t इस तरह का आउटपुट पे फॉर्मेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। लाइन ब्रेक करना, यानी प्रिंटफ का काम होता है, प्रिंटफ के अंदर /n का काम होता है आउटपुट में लाइंस को ब्रेक कर देना। /n मैंने लिख दिया प्रोग्रामिंग विथ R.K. झा। ओके, ये मैसेज हमने तैयार कर लिया। आप सिंगल मैसेज भी लिख सकते थे, हमने यहाँ 2 लाइंस में मैसेज लिखा है। जितनी मैसेज लिखने हैं, एक प्रिंटफ के अंदर भी मल्टीपल लाइंस मैसेज हो सकता है, और मल्टीपल मैसेज के लिए मल्टीपल प्रिंटफ भी हो सकता है। ये प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड करता है, वो कैसे प्रोग्राम लिखना चाहता है। हमारा ये प्रोग्राम जिस पर्पस के लिए लिखना था, वो पर्पस मेरा तैयार हो गया, मेरा ये प्रोग्राम कंप्लीट है। और हमने सपोज इसका ये फाइल सेव किया msg.c के नाम से, यानी हमने msg.c नाम का एक फाइल बना लिया। अब हमारा काम होगा इसे कंपाइल करना। तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, F9 प्रेस करेंगे, कंपाइल स्टार्ट हो जाएगा। कंपाइल सक्सेस होने के बाद आपका exe फाइल बन जाएगा। ये सभी बातें मैंने अलग अलग वीडियोस बना करके अलग अलग सेविंग, कंपाइलिंग, रनिंग टॉपिक्स में इन चीजों का हमने डिस्कशन किया था। उसके बाद आप Ctrl+F9 प्रेस किया और रन करवा लिया। रनिंग जब स्टार्ट हुआ तो हमारा ये जिस मकसद के लिए प्रोग्राम लिखना था, वो मकसद तो हमने अचीव कर लिया, हमने प्रोग्राम तो सक्सेसफुली राइट कर लिया। लेकिन हमारे इस प्रोग्राम में टेक्निकली कुछ फॉल्ट्स हैं। फॉल्ट्स क्या है?
कि जब हमारा ये प्रोग्राम रन करेगा तो सक्सेसफुली रन करेगा, लेकिन स्क्रीन फ्लक्चुएट होता हुआ, हल्का सा फ्लक्चुएट होता हुआ आपको दिखेगा और वापस आपको ये प्रोग्राम ही दिखेगा, यानी सोर्स फाइल दिखने लगेगा। यानी रनिंग जो हुआ, रनिंग टाइम में कंपाइलर स्टे नहीं कर रहा है, रुक नहीं पा रहा है ताकि हम आउटपुट को देख पाए, ये हमें नजर नहीं आ पा रहा है। इसके लिए इसका अगर आप प्रूफ देखना चाहें कि आपका प्रोग्राम रन किया, मैसेजेस प्रिंट हुए कि नहीं, तो आपके पास एक कमांड है Alt प्लस F5, जिसका हम लोग बैक स्क्रीन आउटपुट देखने के लिए यूज करते हैं। आप Alt F5 प्रेस करके बैक स्क्रीन आउटपुट देखेंगे तो देखेंगे कि ये 2 लाइंस ऑलरेडी प्रिंटेड थे, लेकिन चूंकि हमारा प्रोग्राम रन टाइम में स्टे नहीं किया, कंपाइलर रुक नहीं पाया, इसीलिए हम लोग ये आउटपुट्स देख नहीं पाए। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए कोई भी प्रोग्राम के अंदर हम लोग getch नाम का एक फंक्शन यूज करते हैं। ये भी अपने आप में एक प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है। getch का कॉन्सेप्ट होगा कैरेक्टर इनपुट फंक्शन। देखिए, आप गौर करेंगे दोस्तों, मैंने इसके लिए इसका इंफॉर्मेशन एक कमेंट्स के रूप में प्रोग्राम में लिखा। कमेंट्स का भी यहाँ पर एक प्रॉपर यूज आपको दिख रहा है। आप किसी भी चीज का इंफॉर्मेशन प्रोग्राम के ही अंदर लिखना चाहें, उसके लिए कमेंट्स का यूज करते हैं, जैसा कि आपको यूज दिख रहा है। getch कैरेक्टर इनपुट फंक्शन दोस्तों, कंपाइलर को रनिंग टाइम में रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन होता है, इनपुट का काम करवाना, इनपुट फंक्शंस का यूज करना। इनपुट फंक्शंस बहुत सारे होते हैं, जैसे स्कैनअप भी अपने आप में एक इनपुट फंक्शन है। हम यहाँ स्कैनअप भी लगा सकते थे, लेकिन हर फंक्शन का अपना एक प्रॉपर यूज होता है। अभी के सिचुएशन में, यहाँ के सिचुएशन में हमारा मकसद इनपुट लेकर के कोई वर्क कराना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि कर्सर यानी कंपाइलर को हम रनिंग टाइम में टर्मिनेट होने से पहले रोक लें। इसके लिए हमारा यहाँ प्रॉपर यूज होता है getch का। getch एक कैरेक्टर इनपुट फंक्शन है। प्रोग्राम का रनिंग जब स्टार्ट होगा तो मेन से स्टार्ट होगा, ऑब्वियसली कोडिंग जैसे जैसे लाइंस लिखे जाते हैं, रनिंग उसी सीक्वेंस में होता है। आप प्रोग्राम जैसे लिखेंगे, जिस लाइन को पहले लिखेंगे, इफेक्ट पहले उसी लाइंस का होगा। यानी ऑलवेज आपके द्वारा लिखे गए स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग ही प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है। तो मेन से जब रनिंग स्टार्ट हुआ, इसके बॉडी के अंदर कंपाइलर जब आया तो ये लाइंस पहले मिला, इसका इफेक्ट आपको रन टाइम में दिख गया। इसका रनिंग हम लोग जब समझने का कोशिश करें आउटपुट, तो रनिंग टाइम में सबसे पहले आपको नजर आएगा वेलकम टू माय चैनल। उसके बाद उसके बाद प्रोग्रामिंग विथ RK झा। ओके, आउटपुट स्टेटमेंट्स का काम स्टे कराना नहीं होता, यानी वो कर्सर को रोकता नहीं, कंपाइलर को रोकता नहीं है। इसलिए इसकी तुरंत बाद ये नजर आया, और जब ये नहीं था, getch नहीं था, तो ये भी रोक नहीं पा रहा था। ये इसके बाद मेन का क्लोजिंग रीड हो रहा था, क्लोजिंग रीड होते ही प्रोग्राम टर्मिनेट हो जा रहा था। तो ये जो प्रिंटेड था वो हम देख नहीं पा रहे थे, लेकिन अब इसके बाद डायरेक्ट यहाँ नहीं आ रहा है, बीच में ये लगा हुआ है getch। इसका काम इफेक्ट जब होगा तो आप देखेंगे कि ये 2 लाइंस के बाद कर्सर यहाँ ब्लिंक करता हुआ रुकेगा, और यानी स्टे कर गया, कंपाइलर रुका हुआ है। किस लिए रुका हुआ है? तो चूंकि ये इनपुट फंक्शन है, ये कैरेक्टर इनपुट फंक्शन है। कीबोर्ड का हर की एक कैरेक्टर होता है। जैसे ही कोई की हम प्रेस करेंगे, वैसे ही वो की एक इनपुट के रूप में इसमें चला जाएगा, और इसको जब इनपुट मिल जाएगा कैरेक्टर का, तो ये कर्सर को आगे बढ़ने देगा, यानी उसके बाद ये यहाँ पहुंचेगा और प्रोग्राम टर्मिनेट होगा। और इस तरह से आपका जो टेक्निकली प्रॉब्लम आ रहा था वो आपने सॉल्यूशन कर लिया। ओके, इसमें एक और टेक्निकल हमें महसूस क्या हो रहा है प्रॉब्लम, फॉल्ट, कि हम जब प्रोग्राम को रन करवाए एक बार तो ये नजर आ, ये प्रिंटेड हो गया, और इसके पहले जो भी कुछ स्क्रीन पे था वो भी नजर आएगा।
इसके बाद फिर से रन कराया तो पहले वाला जो ये है वो भी, और फिर से जो रन किया वो भी नजर आएगा, फिर से रन किया वो भी नजर आएगा, मतलब पिछला आउटपुट जो स्क्रीन पे है वो भी नजर आ रहा है और करंट आउटपुट भी नजर आ रहा है। इसके लिए हमारे पास सी में एक प्री डिफाइंड फंक्शन है CLRSCR। इसका मतलब क्लियर स्क्रीन होता है। CLRSCR ये भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन हुआ, पैरेंथेसिस लगा हुआ है। तो CLRSCR गेट ch ये conio.h के अंदर है, printf scanf वगैरह आपका stdio के अंदर है, यानी जितने फंक्शंस का इसमें यूज हो रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हेडर फाइल्स हमने ऑलरेडी ऐड कर रखा है, इसलिए हमारा प्रोग्राम का टेक्निकल किसी भी तरह का एरर नहीं है। ओके, अब CLRSCR जब सबसे पहले यहाँ आ गया तो मेन के अंदर प्रोग्राम जब रनिंग करने आया सबसे पहले ये लाइंस मिला, तो जो कुछ भी पहले से आउटपुट स्क्रीन पे होते हैं वो मिट जाएगा, यानी इसका इफेक्ट पहले हुआ, उसके बाद इसका इफेक्ट हुआ, उसके बाद इसका इफेक्ट हुआ, उसके बाद इसका इफेक्ट हुआ, और फिर इनपुट लास्ट में कोई भी कैरेक्टर इनपुट होने के बाद मेन क्लोजिंग रीड हुआ और प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। इस तरह से आपने सक्सेसफुली एक पहला प्रोग्राम मैसेज प्रिंटिंग का आपने लिख लिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम एक प्रोग्राम में कितने CLRSCR, कितने printf, कितने getch, आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है, यूज कर सकते हैं, इसमें से कितने कौन कहां यूज होंगे। तो ये हमेशा याद रखें, एक प्रोग्राम के अंदर कौन से फंक्शन कितने बार यूज होंगे इसका कोई लिमिटेशन नहीं है फिक्स। प्रोग्रामर अपने जरूरत के हिसाब से, प्रोग्राम सिचुएशन के हिसाब से कोई भी फंक्शंस जितना बार चाहे उतना बार यूज कर सकता है और जहां चाहे वहां यूज कर सकता है। आपको स्टाइल समझना है कि सपोज आप प्रिंटफ पहले लिख देंगे, CLRSCR उसके बाद लगाएंगे, तो पहला इफेक्ट इसका होगा और उसके बाद इफेक्ट इसका होगा। तो ये आपका प्रोग्रामिंग फ्लो होगा कि आप कैसे लिख रहे हैं कोडिंग, उस हिसाब से आप आउटपुट का एक्सपेक्ट करेंगे। पहले ही मैंने बोला था कि कंप्यूटर खुद कुछ नहीं करता, कंप्यूटर से हमें काम करवाना होता है और कंप्यूटर से कोई भी काम प्रोग्राम के थ्रू कराना होता है। प्रोग्राम में हम जैसे स्टेटमेंट्स लिखेंगे, जिस ऑर्डर में हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे, उसी ऑर्डर में हमें वर्क एक्सपेक्टेशन करने होते हैं, आउटपुट का एक्सपेक्टेशन करना होता है। ओके, इस तरह से मैंने आपको फर्स्ट प्रोग्राम लिखने के लिए जो भी जरूरत चीज होती है मैंने आपको बताया, और आप देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि इसके पहले जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा उसका कहां जरूरत था। सपोज अगर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स आप नहीं ऑलरेडी क्लियर रहेंगे, डायरेक्ट प्रोग्राम लिखेंगे तो कौन सा चीज क्यों हो रहा है, इस जगह को क्या कहते हैं, क्यों हेडर फाइल्स लिखा गया, मेन क्या है, printf क्या है, ये ऑलरेडी आपको समझ में नहीं आता, आपके लिए प्रोग्राम यही प्रोग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। लेकिन जब आप चीजों थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझ करके प्रोग्राम लिखने आते हैं तो वही प्रोग्राम आपके लिए आसान हो जाता है। ओके दोस्तों, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। आप खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे। एक और प्रोग्राम हम आपको अभी दिखाएंगे जिसमें इस प्रोग्राम में हमने सिर्फ मैसेज का डिस्प्ले कराया, आउटपुट कराया। हम अब एक प्रोग्राम देखेंगे जिसमें नंबर्स पे काम, डेटा पे काम करेंगे और उसमें हमें डेटा टाइप, वेरिएबल, इनपुट वगैरह सब कुछ उसके अंदर यूज करना होगा। तो एक क्वेश्चन अब आपके पास और आ रहा है, राइट ए प्रोग्राम टू ओके, अब हम एक प्रोग्राम की बात करेंगे, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर्स एंड ऐड देम। अब यहां आपको दो नंबर्स इनपुट करने हैं, दो आप कह सकते हैं कि टू इंटीजर नंबर्स, दो इंटीजर नंबर आपको इनपुट करना है और उसे ऐड करना है। तो ऑब्वियसली यहां नंबर्स इनपुट करना माने डेटा इनपुट करना, डेटा इनपुट करना मतलब इसे मेमोरी में स्टोर करना होगा। मेमोरी में स्टोर करने के लिए स्पेस बनाने होंगे। स्पेस एलोकेशन के लिए प्रोग्राम में वेरिएबल्स का यूज होता है, जैसा कि हमने वीडियोस में बनाया है, पिछले वीडियोस में वेरिएबल कांस्टेंट डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट जब
मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, उस वीडियो को देखें। तो यहाँ हम अब प्रोग्राम के स्टार्टिंग में आप यहाँ डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन को इग्नोर करना चाहते हैं, ऑप्शनल है, इग्नोर करना चाहते हैं, कर सकते हैं। हम यहाँ डायरेक्ट लिंक सेक्शन से प्रोग्राम का स्टार्ट करते हैं जो एसेंशियल होता है। सपोज हमने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, हमने लिखा void main। ओके, अब यहां हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। जैसा कि वेरिएबल डिक्लेरेशन में मैंने बताया था, एक ही टाइप के एक से ज्यादा वेरिएबल्स को आप कॉमा से सेपरेट करके ले सकते हैं। और इसके बाद हमें इस प्रोग्राम में 3 वेरिएबल्स की आवश्यकता होगी। अब एक चीज और आपको मैं गाइड करूंगा कि स्टार्टिंग में हमें यानी किसी भी प्रोग्रामर को ये अंदाजा जरूरी नहीं है पहले ही लग जाए कि एक प्रोग्राम के अंदर टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने होंगे। आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना, आप एक वेरिएबल 2 वेरिएबल डिक्लेयर करके आगे बढ़ जाइए। आप अपना कलम रोकिए नहीं, आप रुकेंगे नहीं, आप आगे बढ़ जाएंगे। जैसे जैसे प्रोग्राम में वेरिएबल्स का जरूरत महसूस हो आप यूज करें और ऊपर में ही आकर के उसका डिक्लेरेशन कर दें। क्योंकि एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर एग्जीक्यूटेबल लाइंस आपने जहां से शुरू कर दिया है, जैसे यहाँ CLR मैंने लिख दिया, इसके बाद आप किसी वेरिएबल का डिक्लेरेशन सी में नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करेंगे तो वो एरर होगा। इसीलिए अगर बाद में भी कोई वेरिएबल का यूज हो रहा है और ऊपर में हमने उसका डिक्लेयर नहीं किया है, तो जहां से एग्जीक्यूटेबल पार्ट शुरू है उसके ऊपर कहीं भी आप उस वेरिएबल का डिक्लेरेशन कर सकते हैं, लेकिन इस बॉडी के अंदर ही। ओके, तो CLR हमने अब यहाँ एक मैसेज दिया। प्रिंटफ के अंदर हमने लिखा एंटर फर्स्ट नंबर। ओके, हमने एक मैसेज दे दिया। इसके तुरंत बाद हमने लगाया scanf %d %a, फिर हमने लिखा printf/n एंटर सेकेंड नंबर scanf %d %b। ओके, तो हमने कोडिंग ये कर दिया। उसके बाद c = a + b लिखा, फिर printf sum = %d और c लिखा, get ch लिखा, मेन बंद कर दिया। ये प्रोग्राम मैंने सपोज sum.c नाम का फाइल बनाया। ओके, अब इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को हम समझते हैं। हमने जब इसको रन करवाया, आउटपुट सेक्शन में जब रनिंग टाइम में आउटपुट की बात करें, सबसे पहले आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया। ABC को मेमोरी में स्पेस मिल गया, मेमोरी में मतलब रैम पर, प्राइमरी मेमोरी में, क्योंकि प्रोग्राम जब रन करता है तो सारा एक्टिविटी वेरिएबल्स को स्पेस रैम के ऊपर मिलता है, प्राइमरी मेमोरी में मिलता है। उसके बाद CLR ने अपना काम किया, यानी स्क्रीन को क्लियर कर लिया। उसके बाद प्रिंटफ का इफेक्ट हुआ, ये मैसेज डिस्प्ले हो गया एंटर फर्स्ट नंबर। मैसेज आप जिस तरीके से लिखना चाहें, जैसे सजाना चाहें आप सजा सकते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर, उसके बाद मैंने ये सिंबल बनाया, कर्सर यहाँ ब्लिंक होता हुआ नजर आएगा। कर्सर ब्लिंक हो रहा है, रुका हुआ है। वो रुका हुआ प्रिंटफ के कारण नहीं है, क्योंकि इसके बाद चूंकि स्कैनफ लगा हुआ है, इनपुट लेने के लिए रुका हुआ है। तो यहाँ जब आप कोई नंबर जैसे 10 लिख करके एंटर की प्रेस करेंगे, वो 10 स्कैनफ रिसीव करके ए के अंदर स्टोर कर देगा। यानी मेमोरी में जहां ए है, जहां बी है, जहां सी है, ए के अंदर 10 स्टोर हो गया इस स्कैनफ के थ्रू। उसके बाद प्रिंटफ एंटर सेकेंड नंबर, जब एंटर की प्रेस किया 10 इंटरनली स्टोर हो गया। तुरंत एक लाइन ब्रेक करके, क्योंकि /n लगा हुआ है, यहां आया एंटर सेकेंड नंबर, यहां हमने 20 दे करके एंटर की प्रेस किया। ये 20 स्कैनफ बी के अंदर स्टोर हो जाएगा, यानी 20 हमारा बी में स्टोर हो गया। और उसके बाद C = a + b, तुरंत ऑपरेशन हुआ और तुरंत आउटपुट, यानी यहां एंटर की प्रेस करते ही हमें sum = 30 नजर आ जाएगा। यानी ये ऑपरेशन हुआ और ये आउटपुट हुआ। उसके बाद चूंकि गेट ch है तो यानी रुक जाएगा, कोई भी की प्रेस करेंगे प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा और 30 C के अंदर स्टोर हो जाएगा। इस तरह से हमारा प्रोग्राम का फ्लो हो रहा है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो
आप यहां पर एक और चीज कर सकते थे, यहां अलग अलग प्रिंटफ स्कैनफ के थ्रू हमने काम किया। एक ही प्रिंटफ में एंटर 2 नंबर्स और एक ही स्कैनफ में ए और बी का रिसीविंग, वैसे भी प्रोग्राम बनाया जा सकता है। उम्मीद करते हैं आपको प्रोग्राम लिखने का स्टाइल, प्रोग्राम कंपाइल करने का स्टाइल, प्रोग्राम रन करने का स्टाइल समझ में आ गया होगा। हम अपने नोट्स में और भी प्रोग्राम्स को सॉल्यूशन के साथ भेजेंगे, आप सिर्फ प्रैक्टिस करें। जो भी मैंने बताया है प्रोग्राम को करने का तरीका, उसको फॉलो अप करें। बहुत आसानी से आप प्रोग्राम को अचीव कर सकते हैं और आपको अच्छा लगेगा, अच्छा महसूस होगा कि हमने प्रोग्राम लिखा, हमने प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराया। ओके, तो आप नोट्स को फॉलो अप करें। सेल्फ प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स मैं भेजूंगा, सॉल्यूशन के साथ भेजूंगा, उसे आप सेल्फ प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक्स पर बात करेंगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स को समझेंगे। स्वस्थ और सुरक्षित रहें, चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।